नमस्कार, मैं मनीष पटेल आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत अगला टॉपिक देखेंगे, दक्षिण कोसल अर्थात प्राचीन छत्तीसगढ़। इस टॉपिक के अंतर्गत हम इस अंचल के सबसे प्राचीनतम नाम दक्षिण कोसल, नाम का उल्लेख, दक्षिण कोसल की सीमा, महाकोसल नाम का उल्लेख, छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख किन किन ग्रंथों में या साहित्य में या पुरातात्विक साक्ष्यों में मिलता है, इसे देखेंगे। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ नामकरण का आधार क्या है, इसे भी हम देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं दक्षिण कोसल नाम का उल्लेख कहाँ पर मिलता है। वाल्मीकि रामायण में दो कोसल का उल्लेख है, एक उत्तर कोसल और दूसरा दक्षिण कोसल। उत्तर कोसल महाजनपद सरयू तट पर विस्तृत रूप से फैला हुआ था, जबकि दक्षिण कोसल विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में विस्तृत था। उत्तर कोसल सरयू तट पर मतलब अयोध्या आसपास का क्षेत्र और दक्षिण कोसल विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में विस्तृत था। वायु पुराण में देखें तो कोसल के 7 खंडों का उल्लेख मिलता है वायु पुराण में। पहला है मेकल कोसल, दूसरा है क्रांति कोसल, तीसरा है चेदी कोसल, चौथा है दक्षिण कोसल, पांचवा काशी कोसल, छठवां पूर्व कोसल, सातवां है कलिंग कोसल। तो वायु पुराण में भी कोसल के 7 खंडों में से एक दक्षिण कोसल का उल्लेख मिलता है। ये हमें ध्यान रखना है। वाल्मीकि रामायण में ये सबसे प्राचीनतम उल्लेख है माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में 2 कोसल, उत्तर कोसल, दक्षिण कोसल का उल्लेख मिलता है। फिर वायु पुराण में देखेंगे तो दक्षिण कोसल का उल्लेख मिलता है। वायु पुराण में कोसल के 7 खंडों का उल्लेख किया गया है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम नाम जो है दक्षिण कोसल है। आगे देखते हैं, महाभारत काल में प्राक कोसल एवं कोसल राज्य का उल्लेख मिलता है। प्राक कोसल राज्य का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है और कोसल राज्य का उल्लेख महाभारत के सभा पर्व में मिलता है। प्राक कोसल सहदेव द्वारा जीते गए क्षेत्र को प्राक कोसल कहा जाता था और कर्ण द्वारा जीते गए क्षेत्र को कोसल के नाम से जाना जाता था। महाभारत में चेदी नरेश शिशुपाल का भी वर्णन मिलता है। ऐसी किंवदंती है कि चेदी देश का राजा बभ्रुवाहन भी था, जो पांडव वंशी अर्जुन का पुत्र था, जिसकी राजधानी चित्रांगतपुर थी, जो वर्तमान सिरपुर है। ये भी ध्यान रखना है कि चेदी देश का भी उल्लेख महाभारत में मिलता है, जिसमें शिशुपाल और बभ्रुवाहन का उल्लेख मिलता है। बभ्रुवाहन जो कि अर्जुन का पुत्र था और जिसकी राजधानी चित्रांगतपुर थी, जो कि वर्तमान सिरपुर है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार प्राचीन साहित्य के द्वारा कोसल देश पर जो प्रकाश पड़ा है, उससे उसका इतिहास 700 ईसा पूर्व का माना जा सकता है। लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार जो भी साहित्य में कोसल देश का उल्लेख मिलता है, उसके आधार पर देखें तो कोसल देश का इतिहास या कोसल क्षेत्र का इतिहास 700 ईसा पूर्व का माना जा सकता है। पाणिनि ने अपने व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी में कलिंग और कोसल का उल्लेख किया है। अनेक भाष्यकारों का मत है कि कोसल शब्द का प्रयोग दक्षिण कोसल के लिए किया गया है, अर्थात 700 ईसा पूर्व में इस भूखंड का नाम कोसल ही था। माना जाता है कि जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना, पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, ये 700 ईसा पूर्व का है। 300 ईसा पूर्व की ब्राह्मी लिपि में लिखित 2 मुद्राएं लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में संग्रहित हैं। इस पर कोसल चेदी की राजधानी त्रिपुरी नाम अंकित है। साथ ही स्वास्तिक, सरित और शैल के 3 चिन्ह उस पर बने हुए हैं, मानो ये 3 राज्य अर्थात कोसल, मेकल और चेदी के द्योतक हों। यहाँ पर भी जो ब्राह्मी लिपि में उल्लेख है, वहाँ पे स्वास्तिक
सरित शैल के 3 चिन्ह हैं और माना जा रहा है कि ये कोसल, मेकल और चेदी को इंगित कर रहे हैं और जिनमें से चेदी की राजधानी का नाम त्रिपुरी अंकित है। ये साक्ष्य हैं जहाँ जहाँ पर दक्षिण कोसल के नाम का उल्लेख मिलता है। 6ठी शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान वराह मिहिर ने बृहत संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में उन्होंने भारत के 283 राज्यों का वर्णन किया है, 283 राज्यों का वर्णन किया है। उनके अनुसार मध्यवर्ती क्षेत्र के तत्कालीन राज्यों के नाम दक्षिण कोसल, मेकल, विदर्भ, चेदी, विंध्यातवासी, है, दर्शाण, त्रिपुरी और पुरिका, ये थी मतलब मध्यवर्ती क्षेत्र के तत्कालीन राज्यों के नाम। दक्षिण कोसल की स्थिति आग्नेय कोण में बताई गई है। आग्नेय कोण अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा। फिर आगे देखते हैं, जैन परंपरा के अनुसार भारत को 52 जनपदों में विभाजित किया गया था। इनमें से एक सुकोसल है। जैन साहित्य में भी उल्लेख मिलता है कोसल का, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ कहाँ पर दक्षिण कोसल नाम का उल्लेख मिल रहा है इसे हमें ध्यान रखना है, ये पूछे जा सकते हैं। कोसल शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के कुशल से हुई है, जिसका अर्थ मुदित अथवा प्रसन्न से है। पुराणों व महाकाव्यों में अंचल का विवरण दक्षिण कोसल के रूप में मिलता है। पुराणों में और महाकाव्यों में देखें तो इस अंचल का विवरण दक्षिण कोसल के रूप में मिलता है। बिलासपुर जिले में स्थित मल्लार क्षेत्र के उत्खनन से एक मुद्रा प्राप्त हुई है, जिसमें गामस कोसलीय ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। कोसल या कोसलीय गांव मल्हार के पास स्थित है। मान्यता है कि भगवान राम की माता कौशल्या इसी ग्राम की थी। कोसल की बेटी थी, इसीलिए कौशल्या कहलाई। ये हमें ध्यान रखना है कि बिलासपुर जिले का मल्हार क्षेत्र जो है वहाँ से उत्खनन से एक मुद्रा प्राप्त हुई है, जिस पर गामस कोसलीय लिखा हुआ है। ये पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र से प्राप्त मुद्रा में गामस कोसलीय लिखा हुआ है, तो मल्हार क्षेत्र में प्राप्त मुद्रा में गामस कोसली लिखा हुआ है। हरि ठाकुर ने लिखा है कि वाल्मीकि, पढ़ेनी, कालिदास से लेकर गंगाधर तथा प्रहलाद दुबे तक विद्वान कवियों ने अपने ग्रंथों में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को कोसल नाम से संबोधित किया है, ऐसा कहना है हरि ठाकुर का। हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि दक्षिणापथ के राज्यों में से एक दक्षिण कोसल है। सिरपुर के पांडुवंशी शासक तीवर देव ने अपने अभिलेखों में सकल कोसलाधिपति उत्कीर्ण कराया है। कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम के रतनपुर शिलालेख के 22वें पंक्ति में दक्षिण कोसल का स्वामी लिखा हुआ है। तो साहित्य के साथ साथ जो पुरातात्विक साक्ष्य है हमारे पास, जो अभिलेख हैं, लेख हैं, उनमें भी दक्षिण कोसल का उल्लेख मिलता है। तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पर दक्षिण कोसल का उल्लेख मिलता है। अब आगे देखते हैं दक्षिण कोसल की सीमा। दक्षिण कोसल की सीमा कहाँ तक थी, इस पर विद्वानों में एक मत नहीं है। वेनसांग के अनुसार चीनी यात्री वेनसांग ने 639 ईस्वी में दक्षिण कोसल की यात्रा की थी। दक्षिण कोसल की सीमा विस्तार के संबंध में पहला प्रामाणिक विवरण वेनसांग के विवरण से ही ज्ञात होता है। उनके अनुसार दक्षिण कोसल का विस्तार लगभग 2000 मील के में था। ये ध्यान रखना है कि वेनसांग के द्वारा पहला प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत किया गया दक्षिण कोसल की सीमा के बारे में। वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि मौर्य शासक अशोक ने दक्षिण कोसल की राजधानी में स्तूप तथा अन्य इमारतों का निर्माण करवाया था। ये वेनसांग का विवरण है दक्षिण कोसल के संदर्भ में। आगे देखते हैं पंडित लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार दक्षिण कोसल की सीमा थी उत्तर में गंगा, दक्षिण में गोदावरी, पश्चिम में उज्जैन और
पूर्व में पूर्वी समुद्र तटवर्ती पाली, जिला बालसौर, ओडिशा। तो ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की सीमा थी पंडित लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार दक्षिण कोसल की। उज्जैन को दक्षिण कोसल में के पश्चिम में बताने वाला महाभारत के वन पर्व का श्लोक है। गीम हस्त्र फलम विद्यांत कुलम चैव समुद्धरेत कोसलाम तुस सासाद्य कालतीर्थ मुप स्पृशेत। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार दक्षिण कोसल के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा नदी के उद्गम तथा अमरकंटक तक, दक्षिण में कांकेर के निकट महानदी के उद्गम तथा पश्चिम में जोंक एवं हसदो क्षेत्र तक का सम्मिलित क्षेत्र था। हसदो तक का क्षेत्र सम्मिलित था। ते अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार ये है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ये बताए हैं। आगे देखते हैं हीरालाल के अनुसार। हीरालाल ने दक्षिण कोसल की पश्चिमी सीमा में बरार को, पूर्वी सीमा में संबलपुर जिला तथा उसे संबद्ध पूर्ववर्ती पटना, वामरा, सोनपुर, रायखोल रियासतों को सम्मिलित मानते हैं। ये हीरालाल के अनुसार है। दक्षिण कोसल की जो सीमा है वो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। दक्षिण कोसल की सीमा के संबंध में डॉक्टर लक्ष्मी शंकर निगम के अनुसार भौगोलिक स्थिति एवं ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर दक्षिण कोसल की सीमा के विस्तार का निर्धारण किया जा सकता है। दक्षिण कोसल की उत्तरी सीमा मैकल पर्वत श्रेणी में नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से प्रारंभ होकर बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़ जिलों की सीमा बनाते हुए विस्तृत होती है। पश्चिम दिशा की ओर सुक्तमत पर्वत इसकी सीमा का निर्धारण करता है। पश्चिम दिशा में दक्षिण कोसल की सीमा का अधिकतम विस्तार वैनगंगा नदी तक किया जा सकता है। सुक्तमत पर्वत का अर्ध वृत्ताकार भाग दक्षिणी दिशा की ओर दक्षिण कोसल और महाकांतार के मध्य की सीमा का निर्माण करता है। दक्षिण कोसल की पूर्वी सीमा सोनपुर तक विस्तृत थी। मधुलिका वाजपेयी के अनुसार सुकोसल की सीमाएं उत्तर में अमरकंटक में नर्मदा नदी के मुहाने से दक्षिण में महानदी तक तथा पश्चिम में वैनगंगा से लेकर पूर्व में हरदा और जोंक नदियों के संपूर्ण भूभाग तक थी। वर्तमान छत्तीसगढ़ क्षेत्र का एक बड़ा भाग सुकोसल के अंतर्गत था। ये मधुलिका वाजपेयी का मानना है। दक्षिण कोसल की सीमा के अंतर्गत वर्तमान बस्तर संभाग का अधिकांश भाग नहीं आता था। इस पर प्रायः अधिकांश इतिहासकार सहमत हैं। इस प्रकार दक्षिण कोसल के अंतर्गत उत्तर में अमरकंटक या नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, दक्षिण में बस्तर तक, पूर्व में सोनपुर ओडिशा तक, ओडिशा के सोनपुर तक एवं पश्चिम में वैनगंगा तक का क्षेत्र आता था एवं पृष्ठ भाग में दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर का क्षेत्र था। मतलब मेन जो एरिया था दक्षिण कोसल का उसमें दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर के क्षेत्र सम्मिलित थे और सीमा में अमरकंटक, बस्तर, पूर्व में सोनपुर, पश्चिम में वैनगंगा थी। महानदी के तट पर दक्षिण कोसल के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर स्थित हैं, जिनमें राजिम, आरंग, सिरपुर, सिरीनारायण इत्यादि शामिल हैं। ये नगर दक्षिण कोसल के कला केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। प्राचीन दार्शनिकों, विचारकों, अध्येताओं ने प्राचीन पर्वत समूहों को कुल पर्वत अथवा कुलाचल कहकर सम्मानित किया है। महाकाव्यों तथा पुराणों के अनुसार इनके नाम महेंद्र, मलय, सहाय, सुक्तमत, ऋक्ष, विंध्या और परियात्र है। इन 7 कुल पर्वतों में से सुक्तमत की पहचान कनिंघम ने सिहावा और कांकेर के दक्षिण में स्थित और छत्तीसगढ़ को बस्तर से अलग करने वाली पहाड़ियों से करते हैं। तो सुक्तमत पर्वत का विस्तार यही था, छत्तीसगढ़ में था, जिसकी पहचान कनिंघम ने
की है और इसकी सीमा बताई है। बस्तर रियासत के बारे में वर्णन करते हुए केदारनाथ ठाकुर लिखते हैं कि कुल पहाड़ों में रियासत का सबसे बड़ा पहाड़ बैलाडीला है। यह पहाड़ जिस प्रकार देखने में सुंदर है, वैसे ही हजारों पहाड़ों के बीच रियासत बस्तर के केंद्र रूपी खंभे के समान सर्वोच्च विराजमान है। बैलाडीला पहाड़ बैल के डील के समानाकार होने के कारण इसे इस नाम से पुकारा जाता है। बैल के डील के समान होने के कारण बैलाडीला नाम से पुकारा जाता है ये पहाड़। अब आगे देखते हैं महाकोशल नाम का उल्लेख। दक्षिण कोसल का नाम महाकोशल कब से और किस कारण चल पड़ा, इसकी कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। लगता है कि कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन के वंशज चेदी है ने, जिनका कि इस क्षेत्र में लगभग 1500 वर्षों तक राज्य रहा, इसकी महत्ता बढ़ाने के लिए दक्षिण के स्थान पर महाविशेषण लगाकर इसे महाकोशल कहना प्रारंभ कर दिया हो। ठीक उसी तरह जैसे नदी का नाम महानदी हो गया, नदी से महानदी हो गया, छोटे गांव का नाम महासमुंद हो गया, आराध्य देवी का नाम महामाया हो गया और राजाओं का नाम जैसे शिवगुप्त से महाशिवगुप्त हो गया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस अंचल को महाकोशल या छत्तीसगढ़ कहकर यह सिद्ध करना चाहा कि महाकोशल ही छत्तीसगढ़ है। ये कोई कब से महाकोशल नाम चल पड़ा और किस कारण से चल पड़ा, इसका कोई प्रमाणिक जानकारी हमारे पास नहीं है, कोई स्रोत नहीं है प्रमाणिक जानकारी के। ये विद्वानों का ये मत है, ऐसा रहा होगा, इस कारण से महाकोशल इस अंचल को कहा गया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जब मध्य प्रदेश से बरार और नागपुर संभाग के मराठी जिले अलग कर एक पृथक विदर्भ प्रांत की रचना की गई, तब मध्य प्रदेश में हिंदी भाषी 18 जिले बच गए थे। उस समय पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनके मंत्रिमंडल ने इन 18 जिलों को एक पृथक राज्य का रूप देकर पंडित लोचन प्रसाद पांडे के सुझाव के अनुसार उसका नामकरण महाकोशल किया था। ये आधुनिक काल की बात है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख कहाँ कहाँ पर हमें मिलता है। इस अंचल के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग न तो महाकाव्यों में है, न पुराणों में और न ही प्राचीन कथा वार्ता में। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि इस भूभाग के लिए छत्तीसगढ़ नाम 1493 ईस्वी के लगभग प्रयोग में आया। इससे पहले इस क्षेत्र के लिए कोसल, महाकोशल व दक्षिण कोसल नाम का प्रयोग हुआ है। साहित्यिक स्रोतों के आधार पर खैरागढ़ के राजा लक्ष्मीनिधि राय के चारण कवि दलराम राव ने अपनी रचना में 1486 ईस्वी में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। वह अपने राजा लक्ष्मीनिधि राय से कहता है, लक्ष्मीनिधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ छत्तीस में ना गढ़ैया रही, मर्दूमी रही नहीं मर्दन की, फेर हिम्मत से ना लड़ैया रही, भय भाव भरे सब काँप रहे, भय है नहीं जाए डैरया रही, दलराम कहे सरकार सुनाओ, नृप कोण न ढाल अड़ैया रही। तो ये कवि जो दलराम राव और लक्ष्मीनिधि राय के बीच जो वार्ता हुई, इसमें छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये है कि 1493 के आसपास लगभग मतलब छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग शुरू हो गया था। साहित्य में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का दूसरी बार प्रयोग रतनपुर के कवि गोपाल मिश्र, जो कि तलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे, इन्होंने अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, खूब तमाशा की रचना 1689 ईस्वी में की गई थी। खूब तमाशा की पंक्तियां निम्न है। बरन सकलपुर देव देवता, नर नारी रस रस के,
बसाए 36 कुरी सब दिन के, रस बासी बस बस के। कुरी मतलब कुल। गोपाल मिश्र ने एक अन्य स्थान पर लिखा है, 36 गाढ़े जहां बड़े गढ़ोई जानी, सेवा स्वामिन को रहें सके एण को मानी। साहित्य में दूसरी बार जिक्र मिलता है रतनपुर के जो कवि हैं गोपाल मिश्र, उनके द्वारा प्रयोग किया गया है। ये कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे, ये ध्यान रखिएगा। ये जो गोपाल मिश्र के द्वारा प्रयोग किया गया था छत्तीसगढ़ शब्द का, वो इस अंचल के लिए किया गया था, अर्थात राजनीतिक संदर्भों में गोपाल मिश्र ने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। जबकि खैरागढ़ रियासत में जो कवि दलराम राव थे, उन्होंने राजनीतिक संदर्भों में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग नहीं किया था, ये ध्यान रखिएगा। गोपाल मिश्र के द्वारा जो प्रयोग किया गया है खूब तमाशा में, उससे स्पष्ट होता है कि 1689 में छत्तीसगढ़ शब्द का और अधिक प्रचलन हो गया था। आगे देखते हैं, मराठा कवि काशीनाथ गुप्ते अपनी रचना नागपुर कर भौसल्याची बखर, जिसकी रचना उन्होंने 1707 ईस्वी में की थी, इसमें उल्लेख किया है कि मराठों ने विस्तारवादी नीति की घोषणा करके सनद जारी किए थे और रघुजी भोसले को मराठा झंडा पूर्व में फहराने का आदेश दिया गया। उन्हें परगना रितपुर, सरकार गोंडवाना प्रांत, बन्हगढ़, देवगढ़, चांदा व मलतापी प्रांत, बरघट प्रांत, छत्तीसगढ़ प्रांत, बस्तर प्रांत, मकसूदाबाद प्रांत, पटना में मराठा शासन कायम करना था। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रांत शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो है मराठा कवि के द्वारा छत्तीसगढ़ प्रांत शब्द का प्रयोग किया गया है 1707 ईस्वी में। इसका मतलब ये है कि इस समय तक इस अंचल के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग होने लग गया था, मतलब छत्तीसगढ़ शब्द इस अंचल के लिए प्रचलन में आ चुका था, ये ध्यान रखना है। इस सूची में छत्तीसगढ़ नाम को उल्लेख किया गया है जो कि मराठों ने पहली बार उच्चारित किया। रतनपुर के प्रसिद्ध कवि बाबू रेवाराम कायस्थ ने अपनी रचना विक्रम विलास में 1839 ईस्वी या विक्रम संवत 1896 में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। पंक्तियां इस प्रकार हैं, तिनमें दक्षिण कौशल देशा, जह हरि ओतु केसरी वेशा, वासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन, पुण्य भूमि सुर मुनि मन भावन, रत्नपुरी जिनमें नायक, काशी सम सब विधि मुखदायक। इस पंक्ति में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है बाबू रेवाराम कायस्थ ने। इस क्षेत्र में 36 संख्या का प्रयोग केवल गढ़ों की संख्या के लिए नहीं हुए बल्कि अन्य संदर्भों में भी हुआ है। तो गोपाल मिश्र लिखते हैं, प्रजा के अमने गांव प्रति से 36 जाता है, प्रजा दई साहेब की हमने को समयाता है, कोई जानी चाली अपने तय बढ़त बढ़त चली जाही, 100 पुनि 550 गांव के ठाकुर एक कहा हो, ठाकुर 550 ठीक ते बड़े बड़े उमराव, ते उमराव 50 5 ते राजा एक कहाओ, राजा 550 के ऊपर बड़े एक जो छाजा, तो देखा है सो खूब तमाशा, ते राजन पर राजा। यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है, एक और शासकीय तंत्र प्रणाली का ब्यौरा किया गया है। यहाँ पर इन पदों में जहाँ एक और शासकीय तंत्र प्रणाली का ब्यौरा दिया गया है, वहाँ यह भी बताया गया है कि प्रति गांव में 36 जाति बसते हैं। इस समय छत्तीसा कहने की चाल चल पड़ी थी। उनका मजाक उड़ाने से रतनपुर के कवि गोपाल मिश्र और बाबू रेवाराम भी अपनी रचना में नहीं चुके हैं, ये ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ नामकरण का आधार। छत्तीसगढ़ का नामकरण या कहना चाहिए इस अंचल का नामकरण छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा, इसके संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, एक मतता नहीं है। राय बहादुर हीरालाल के अनुसार, हीरालाल का कहना है कि छत्तीसगढ़ शब्द छत्तीसगढ़ शब्द का परिवर्तित रूप है। यह अंचल लंबे समय तक चेदी वंश के शासकों के द्वारा शासित रहा, अतः उनके वंश के नाम पर अंचल
का नामकरण चेदीसगढ़ पड़ा और चेदीसगढ़ का रूप छत्तीसगढ़ हुआ। चेदीसगढ़ से छत्तीसगढ़ में परिवर्तित हो गया। जो कलचुरी शासक थे अपने को स्वयं को कहना चाहिए चेदी वंशी कहते थे और जहाँ पे वो शासन कर रहे थे वो चेदीसगढ़ कहलाए। यही चेदीसगढ़ आगे चलकर छत्तीसगढ़ बन गया, ऐसा कहना है हीरालाल के अनुसार। देवी वेंगलर का कहना है छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ बना, ऐसा मानना है वेंगलर का। एक किंवदंती है कि महाभारत काल में मगध क्षेत्र में एक शासक थे जरासंध करके। जरासंध की प्रताड़ना से जो 36 चमार कुल या जो परिवार हैं ये मगध को छोड़कर इस अंचल में आ बसी और छत्तीसगढ़ अंचल में आ बसी और यहाँ पर ये मतलब शासन करने लगे। तो यही जो है छत्तीसगढ़ कहलाया, छत्तीसगढ़ कहलाए। यहाँ पे छत्तीसगढ़ बसे, शासन किए, जो कि ये अंचल छत्तीसगढ़ कहलाए और आगे चलकर छत्तीसगढ़ में परिवर्तित हो गया। तो ये आधार है छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़, ये वेंगलर का है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार मध्य युग में किसी राज्य की विजयिनी शक्ति का अनुमान लगाने तथा महत्ता की ओर इंगित करने के लिए उनके राज्य के अंतर्गत गढ़ों की संख्या की गणना की जाती थी। जैसे 52 गढ़ मंडला, छत्तीसगढ़ रतनपुर, इस प्रांत को छत्तीसगढ़ रतनपुर कहते थे। कालांतर में रतनपुर शब्द का लोप हो गया और पूर्व विशेषण छत्तीसगढ़ शब्द चलन में आ गया। मतलब राज्य की शक्ति की महत्ता को बढ़ाने के लिए गढ़ों की संख्या का उल्लेख किया जाता था राज्य के शब्द के सामने। तो रतनपुर के सामने छत्तीसगढ़ का प्रयोग किया जाता था, जो कि आगे रतनपुर लोप हो गया और छत्तीसगढ़ चलन में आ गया। कर्निंघम के अनुसार टॉलेमी ने इस अंचल को अधिष्ठि कहा है। अधिष्ठान पर्वतमाला इसके दक्षिण में होने के कारण यह अंचल अधिष्ठि कहलाया, ऐसा मानना है कर्निंघम के अनुसार। अधिष्ठि शब्द का पूर्व अंश अधिस ही परिवर्तित होकर छत्तीस बन गया। कर्निंघम के अनुसार टॉलेमी के द्वारा जो इस अंचल के लिए अधिष्ठि शब्द का प्रयोग किया गया था, यही अधिष्ठि शब्द का पूर्व अंश अधिस ही छत्तीसगढ़ बन गया। छत्तीसगढ़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ का नामकरण यहाँ स्थापित छत्तीसगढ़ों या किलों के नाम पर हुआ है। गढ़ कलचुरियों के प्रशासन की महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई थी। कलचुरियों के अधीन निम्नलिखित छत्तीसगढ़ थे। रतनपुर शाखा के 18 गढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर और शिवनाथ नदी के दक्षिण के आधार पर रतनपुर शाखा और रायपुर शाखा के 18 गढ़ थे। सिजम एवं हैविट के रिपोर्ट में गढ़ों की जानकारी मिलती है। ब्रह्मदेव के खल्लारी शिलालेख में भी गढ़ों की जानकारी मिलती है। छत्तीसगढ़ के नामकरण के संदर्भ में सर्वाधिक मान्य मत छत्तीसगढ़ों या किलों का आधार है। मतलब सर्वाधिक जो मान्य मत है छत्तीसगढ़ के नामकरण का, वो गढ़ या किलों का आधार है। रायपुर शाखा के अंतर्गत जो शिवनाथ नदी के उत्तर में रतनपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़ थे। शिवनाथ नदी के दक्षिण में रायपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़ थे। रायपुर शाखा के अंतर्गत जो गढ़ थे वो हैं रायपुर, पाटन, सिमगा, सिंगारपुर, लवन, अमीरा, दुर्ग, सारधा, सिरसा, मोहदी, खल्लारी, सिरपुर, फिंगेश्वर, राजिम, सिंगारगढ़, सुअरमार, टेंगनागढ़, अगलवाड़ा, ये 18 गढ़ थे रायपुर के अंतर्गत। और रतनपुर के अंतर्गत रतनपुर, मारो, विजयपुर, खरौदा, कोटगढ़, नवागढ़, सोंधी, सोढ़ी, ओखर, पंडरभटा, सेमरिया, मदनपुर, चापा, कोसंगई, छुरी, केंदा, मातिन, उपरोड़ा, कंडरी, पेंड्रा, लाफा, करकट्टी अब बघेलखंड में है। रायपुर शाखा के अंतर्गत और रतनपुर शाखा के अंतर्गत गढ़ हैं। तो ये हो गया दक्षिण कोसल अर्थात प्राचीन छत्तीसगढ़। यहाँ पर हम देख चुके हैं दक्षिण कोसल के नाम का उल्लेख, दक्षिण कोसल की जो सीमा कहाँ तक विस्तारित थी वो महाकोसल नाम का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, किन साहित्यिक स्रोतों में मिलता है, किन पुरातात्विक स्रोतों में मिलता है, छत्तीसगढ़ के नामकरण का आधार
क्या है ये देख चुके हैं, अर्थात छत्तीसगढ़ के नाम से संबंधित जो इतिहास है उसको हम देख चुके हैं। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, आप लोग शॉर्ट नोट्स बना करके जो जो फैक्ट हैं उनको याद रखें, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं।